नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के चौथे अध्याय ऊष्मा के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 पद्धतियों के विषय में देखा, जिसमें हमने ऊष्मा चालन पद्धति के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम ऊष्मा के स्थानांतरण की अन्य विधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे। उस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, हम प्रवाही पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरह से होता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क या बीकर लें और उसे 2/3 तक जल से भर दें। अब इसे एक टिपाई पर रख दें। जल के स्थिर होने के बाद उसमें स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क की पेंदी में पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दें। पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग रखता है, जो कि गर्म होने पर पिघलने लगता है और पात्र के अंदर जो हमने जल लिया है उसमें घुलना चालू कर देता है। अब मोमबत्ती की सहायता से आपको जल को धीरे धीरे गर्म करना है और ध्यान पूर्वक अवलोकन करना है कि इस फ्लास्क में क्या घटना घटित हो रही है। विद्यार्थियों, जब आप इस क्रियाकलाप को करते हैं तब आप पाएंगे कि पात्र में जो गर्मी उत्पन्न हो रही है उस गर्मी के कारण पोटेशियम परमैंगनेट ऑटोमेटिक पानी के अंदर घुलना चालू हो जाता है और विविध प्रकार की अवस्थाओं के अंदर वो पानी में घुलता रहता है, जिसे आप इस क्रियाकलाप द्वारा नोट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा होने के पीछे क्या कारण हो सकता है उसे हम समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे जब हम जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर की तरफ उठता है। इस क्रियाकलाप द्वारा आपने इस चीज को नोट किया होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का भाग जो जल के नीचे था वह गर्म होने पर ऊपर की तरफ जा रहा है तथा उस गर्म जल के आसपास का जो ठंडा जल है उसका स्थान लेने के लिए नीचे की ओर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से विद्यार्थी मित्रों कि गर्म जल नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर का जो ठंडा जल है वह नीचे की तरफ आता रहता है। यह क्रियाकलाप विद्यार्थी मित्रों सतत चलता रहता है। अब जो जल नीचे आ गया था वो भी गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाता है और उसके आसपास का जल फिर से उसके स्थान पर आ जाता है, यानी नीचे जो जल था वह अब और अधिक गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। यानी इस प्रक्रम द्वारा विद्यार्थी मित्रों हम इस चीज को समझ सकते हैं, जल जो कि गर्म है वह ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर का जल जो कि ठंडा है वह नीचे की तरफ जाता है। जब नीचे का जल ऊपर वाले जल की अपेक्षा और अधिक गर्म हो जाता है तब वह ऊपर वाले जल के स्थान पर चले जाता है और ऊपर वाला जल या आसपास का जो जल है जो कि कम गर्म है वह नीचे की तरफ आ जाता है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है, यानी नीचे का जल गर्म होकर ऊपर उठता रहता है और ऊपर का जल गर्म होने के लिए नीचे की तरफ आता रहता है। विद्यार्थियों, ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को हम ऊष्मा संवहन के नाम से जानते हैं, जो कि या तो प्रवाही पदार्थों में होती है या तो वायु में पदार्थों में होती है। वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण ऊष्मा संवहन पद्धति द्वारा ही होता है। विद्यार्थियों, ऊष्मा स्रोत के पास की जो वायु है वे गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और इस प्रकार वायु गर्म बनती है। आपने कई बार ऐसी मरीचिका रेगिस्तानी विस्तार में या तो सड़क के पास देखी होगी। ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? सड़क जब गर्म हो जाती है तब सड़क के पास की जो हवा है वह गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए नीचे की तरफ आ जाती है और इसी कारण से मरीचिका या मृग तृष्णा जैसी घटना हमको रेगिस्तानी विस्तार तथा सड़क पर देखने को मिलती है, क्योंकि रेगिस्तानी विस्तार और सड़क प्रमाण में अधिक गर्म होते हैं। इस घटना को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इसमें हमें करना क्या है, एक मोमबत्ती जलानी है और अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व भाग में रखना है और ध्यान पूर्वक अवलोकन करना है कि क्या घटना हो रही है। जब आप नोट करें तब आपको इस चीज को ध्यान से अनुभव करना है कि आपको कौन से वाले हाथ में अधिक गर्मी का अनुभव होता है। जब आप इस अवलोकन करते हैं तो आप पाएंगे कि ज्वाला के ऊपर वाले हाथ में आपको गर्मी का एहसास पार्श्व वाले हाथ की गर्मी से अधिक होता है, यानी ज्वाला के ऊपर वाला जो हाथ है वह आपको अधिक गर्म लगता है। ऐसा क्यों हुआ होगा विद्यार्थी मित्रों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्वाला के कारण जो उसके ऊपर की हवा है वह गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है, पार्श्व भाग में फैलती नहीं है। इसीलिए पार्श्व भाग के हाथ में हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। विद्यार्थियों, कई बार आपने इसीलिए देखा होगा कि जब आप
हीटर के पास में गर्मी लेने के लिए जाते हैं तब अपने हाथ को हीटर के ऊपर वाले भाग में रखते हैं, ना कि पार्श्व वाले भाग में रखते हैं। वायु के गर्म होने की इस घटना का सबसे अधिक मनोरंजक प्रभाव समुद्र किनारों में देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, दिवस के दरमियान जो जमीन है वह जल की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की जो वायु गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती है, उसका स्थान लेने के लिए समुद्र के ओर की जो ठंडी वायु है वह स्थल की तरफ बह आती है। इस चक्र को पूरा करने के लिए जो थल के पास की ओर की गर्म वायु है वे समुद्र की ओर बह जाती है, यानी समुद्र के किनारे की जो ठंडी हवा है वे स्थल की तरफ आ जाती है और स्थल के पास की जो गर्म हवा है वे समुद्र की तरफ चली जाती है। यह चक्र सतत चलता रहता है। समुद्र की ओर आने वाली इन वायुओं को हम समुद्र समीर के नाम से जानते हैं। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, समुद्र किनारे पर आपने इस प्रकार का अनुभव किया होगा कि समुद्र के किनारे पर आपको ठंडी हवाओं का एहसास होता है, क्योंकि समुद्र के ऊपर की जो ठंडी हवाएं हैं वह जमीन के ऊपर रही हुई गर्म हवाओं की तरफ अपना स्थान लेने के लिए बढ़ जाती हैं और जमीन की जो गर्म हवाएं हैं वह समुद्र की तरफ अपना स्थान लेने के लिए बढ़ जाती हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, रात्रि के दरमियान यह प्रक्रम उल्टा हो जाता है। रात्रि के दरमियान समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर की जो वायु है वह समुद्र की ओर बहती है। इस घटना को थल समीर कहते हैं। रात्रि के दरमियान जो ठंडी हवाएं हैं वे स्थल से समुद्र की तरफ बहती हुई प्रतीत होती हैं और गर्म हवाएं जो समुद्र के ऊपर है वे स्थल की तरफ बहती हुई महसूस होती हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, आप इस चीज से भलीभांति परिचित हो जाएंगे कि उष्मा चालन तथा उष्मा संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी होती है, चाहे वह जल हो या तो वायु हो। जल और वायु के माध्यम से उष्मा आसानी से संवहित हो जाती है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, पृथ्वी और सूर्य के बीच का अधिकांश भाग जो है वह रिक्त है, ना तो वहां पे वायु है ना ही वहां पे जल है। लेकिन सूर्य से जो गर्मी, जो उष्मा हम तक पहुंचती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह गर्मी हम तक उष्मा विकिरण की तीसरी पद्धति द्वारा पहुंचती है। आइए उष्मा विकिरण के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उष्मा स्थानांतरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए माध्यम हो या ना हो, उष्मा का स्थानांतरण तो होता ही है। यानी उष्मा विकिरण पद्धति में माध्यम का होना जरूरी नहीं है। माध्यम हो चाहे ना हो, उष्मा विकिरण होता ही है। तभी सूरज से निकलने वाली जो गर्मी है वे हम तक सरलता से पहुंच जाती है। विद्यार्थी मित्रों, जब आप किसी तापक या हीटर के पास बैठते हैं तब इसी प्रक्रम द्वारा आप तक उष्मा पहुंचती है। जो तापक में गर्मी पैदा हो रही है वह उष्मा विकिरण पद्धति द्वारा ही हम तक पहुंचती है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, यदि ज्वाला से हटाकर रखा गया कोई बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ उष्मा को विकिरण के द्वारा ही परिवेश में खो देता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, कई बार आपने नोट किया होगा कि जब आप गैस या ज्वाला से बर्तन को उठा करके नीचे रखते हैं तो वह गर्म होने के बाद थोड़ी समय के पश्चात ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह अपने अंदर रही जो उष्मा है वह उष्मा विकिरण पद्धति द्वारा उष्मा वातावरण को छोड़ देता है। कई बार हमारे शरीर में भी गर्मी या ठंड का एहसास उष्मा विकिरण पद्धति द्वारा ही होता है। गर्मी के दिनों में जो गर्मी है वह गर्मी हमारे शरीर को उष्मा विकिरण पद्धति द्वारा ही प्राप्त होती है तथा ठंडी के दरमियान जो हमारे शरीर में गर्मी है वह भी उष्मा विकिरण पद्धति द्वारा ही वातावरण में खो दी जाती है। सभी गर्म वस्तुएं विकिरण के रूप में उष्मा विकिरित करती हैं। जब उष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तब उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। वस्तु के अवशोषित भाग के कारण वस्तु सरलता से गर्म हो जाती है। यही कारण है कि विद्यार्थी मित्रों, आपको गर्मी के दिनों में छाता पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वह किरणें विकिरण द्वारा हम तक उष्मा पहुंचाती है और हमारे शरीर को अत्यधिक गर्मी का एहसास कराती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, जब हम छाते का प्रयोग करते हैं तब सूरज से आने वाली जो उष्मा है वह छाते से टकरा करके परावर्तित हो जाती है, जिससे हमें अत्यधिक गर्मी का एहसास नहीं होता है। अब आप जान गए होंगे कि हम गर्मी के दिनों में छाते का प्रयोग क्यों करते हैं तथा गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए हम हाथों में मोजे क्यों पहनते हैं। सर्दी तथा गर्मी में पहनने वाले वस्त्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए विद्यार्थी मित्रों, हमें एक क्रियाकलाप करना है। इसमें हमें टीन के एक जैसे दो डब्बे लेने हैं। उनमें से एक में बाहरी पृष्ठ पर काला और दूसरे में बाहरी पृष्ठ पर सफेद रंग देना है। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भर देना है और उन्हें दोपहर में लगभग 1 घंटे के लिए धूप में छोड़ देना है। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप को माप लेना है और अपना अवलोकन नोट कर लेना है।
विद्यार्थी मित्रों, जब आप इस क्रियाकलाप को करते हैं तब आप अनुभव करेंगे कि काले रंग वाले पात्र का पानी सफेद रंग वाले पात्र की पानी की अपेक्षा अधिक गर्म अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है विद्यार्थी मित्रों? क्योंकि जो काला रंग है वह ऊष्मा का शोषण करता है, जबकि जो सफेद रंग है वह ऊष्मा का परावर्तन कर देता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा का शोषण नहीं करता। विद्यार्थी मित्रों, एक और क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है? तो जो दोनों पात्र हमने थोड़ी देर पहले क्रियाकलाप में उपयोग में लिए हैं उन्हीं को वापिस लेना है। अब दोनों में एक समान मात्रा में समान तापमान वाला जल भर देना है और जल भरे इन दोनों डब्बों को एक कमरे में या छाया वाले विस्तार में 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देना है और डब्बे के तल का तापमान नोट कर लेना है और अपना अवलोकन क्या होता है उसे हमें नोट कर लेना है। विद्यार्थी मित्रों, आपने नोट किया होगा कि काले रंग के पात्र का पानी अधिक गर्म महसूस होता है और सफेद रंग वाले पात्र के अंदर पानी हमें थोड़ा गर्म महसूस होता है। इस पर से विद्यार्थी मित्रों हम कह सकते हैं कि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में जो गहरे रंग के वस्त्र हैं वे सूर्य से उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है उसका शोषण करते हैं और हमें गर्मी का एहसास कराते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हल्के रंग के जो कपड़े हैं वे ऊष्मा की किरणों का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के जो कपड़े हैं वह पहनना आरामदायक लगते हैं, क्योंकि हल्के रंग के कपड़े सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसको परावर्तित कर देते हैं और हमारे शरीर को गर्मी का एहसास नहीं कराते। कई बार विद्यार्थी मित्रों सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र भी धारण करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? तो विद्यार्थी मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि सर्दी के दिनों में जो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं वे ऊष्मा के रोधी होते हैं। हकीकत में होता क्या है, तो ऊन के रेशों के बीच में वायु भरी होती है और यह वायु ऊष्मा रोधक होने के कारण अपने शरीर में से जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसे वातावरण में जाने से रोक देती है, जिससे हमें उष्णता का अनुभव होता है। आशा करता हूं विद्यार्थी मित्रों, आपने इस वीडियो के माध्यम से ऊष्मा संबंधित बहुत सारी माहितियां प्राप्त कर ली होंगी। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसे देख सकें।